नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। और मुसलमानों में क्या हिंदुस्तान में जातियां होती है? कितनी जातियां होती हैं और क्यों मुसलमानों की जाति पर आज चर्चा करनी पड़ी है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगी। तो भाई हुआ ये कि हरियाणा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जात वाले कार्ड पर कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से घेर रहे थे और उसी दरमियान शब्दशाह बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है, मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम में जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। ये शब्दशाह बयान उनका। अब हुआ ये कि इस बयान के बाद इस मसले पर चर्चा जोर शोर से होने लगी कि मुसलमानों में क्या जातियां होती है, क्योंकि ऐसा कभी किसी को प्रतीत ही नहीं हुआ। आपने कभी किसी मुस्लिम नेता को ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि मैं ठाकुर हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं अति पिछड़ा हूँ, कि मैं पिछड़ा हूँ। और ना ही आपने किसी मुस्लिम धर्मगुरु को ऐसा कहते हुए या करते हुए देखा होगा या सुना होगा कि मैं फला जाति से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो कभी अपनी जाति को फ्लॉन्ट नहीं करते। हाँ, एक बात ज़रूर आपने देखी होगी कि वो सब तौहीद में यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका जिक्र करते हैं। फिल्मी डायलॉग्स में, फिल्मी गानों में आपने ज़रूर ये सुना होगा कि ये खान का बेटा है, ये पठान का बेटा है, ये अपनी बात से नहीं मुकरता। लेकिन जो दिखता है क्या वो सच है? जो पर्दे पर दिखाया जाता है वो सच है, या जो ज़मीन पर चल रहा है वो सच है? और ज़मीन पर जो चल रहा है वो कुछ और ही है। हमने खूब सारी रिसर्च की, इनफैक्ट रिसर्च पेपर्स खंगाले, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मतलब मुसलमानों की हालत पर सबसे पुख्ता रिपोर्ट आज की तारीख में क्या है, हालांकि उसे आए हुए भी अरसा बीत गया है, 2005-06 की बात है। कितना वक्त बीत चुका है, कितने हालात तब्दील हो गए होंगे, बुरे के अच्छे। उसके बाद तो नहीं समझ में आया ना किसी के, कोई ऐसी कमेटी आई नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को भी हमने खंगाला और हमने पाया, वो एक लाइन है ना वो कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ हो कि वो सबसे नीचे पायदान पर हो। तो क्या कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। यानी एक तो होता है बंदा, नॉर्मल आदमी, और एक होता है उसे नवाजने वाला यानी उसे देने वाला। तो वो देने वाला बंदे को, उसे खुश करने वाला, उसकी ज़िंदगी तब्दील कर देने वाला, बदल देने वाला, यानी राजा और रंक, फ़कीर, बादशाह, सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। ये अल्लामा इकबाल की लाइनें थी। एक ही सफ़ में, एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये गलत है। नमाज के लिए मस्जिदों में आपको एक ही लाइन में खड़े ज़रूर नज़र आ जाएंगे मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान में वो जातियों में बटे हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग, ये सारी बातें जो आपको दिखती है उससे बिल्कुल अलहदा पाई गई है। इन सारी समितियों ने ये माना, इन सारे आयोगों ने ये माना है कि मुसलमानों में न सिर्फ जातियां हैं बल्कि जातिगत भेदभाव भी है। मैं उन जातियों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट मैं चाहती हूं कि आप जान लें। इस देश में 20 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन इस 20 करोड़ की आबादी में मेजॉरिटी पिछड़े वर्ग की है। मेजॉरिटी, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो बाकायदा कहा गया है कि 80% पिछड़ा है इन 20 करोड़ में। यानी 20 करोड़ में 80% पिछड़े हैं, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। अब ये पसमानदा का मतलब क्या है? ये एक फारसी शब्द है। पस यानी जो पीछे रह गया,
पस और मांदा ये दोनों मिलकर पसमांदा बनते हैं। तो पस का अर्थ है पीछे और मांद का अर्थ है, मांदा का अर्थ है छूट जाना। ऐसे में पीछे छूटे हुए लोगों को पसमांदा कहा गया। और हैरानी की बात यह है कि 1998 में 1998 में पहली बार इस शब्द का जिक्र हुआ। इससे पहले कभी नहीं किसी ने सुना था। इनफैक्ट हाल फिलहाल आपने पसमांदा ज़्यादा सुना होगा, मुसलमानों में की एक जाति भी है। ये शब्द लोगों के सामने तब आया जब एक संगठन की नींव रखी गई डॉक्टर अली अनवर अंसारी की तरफ से, और संगठन का नाम क्या था? पसमांदा मुस्लिम महाज। ये संगठन उन मुसलमानों के लिए बनाया गया था जो अनएजुकेटेड है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें पढ़े लिखे और संभ्रांत मुसलमानों की तरह सम्मान नहीं मिल पाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में कबीलों का तो सिस्टम था, जातियों का नहीं था। कबीलों का मतलब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, और जो मक्का की खिदमत और उसके ख़याल और इस बात को आगे बढ़ाना का जो ज़िम्मा सौंपा गया था, रूलर्स कौन होंगे, वो कुरैश कबीले के होंगे। उसके साथ जो मक्का से हुजूर के साथ मदीना पहुँचे उन्हें मुहाजिर कहा गया, यानी वो कूच कर गए थे उनके साथ। अच्छा, उनके सलाहकार थे वो अंसार थे। तो ऐसे बहुत से कबीले, बहुत से क्लैन, बहुत से वंश जो है वो हुजूर और उनके ज़माने के साथ उसके बाद भी कायम रहे। लेकिन इस्लाम में मसावात यानी इक्वालिटी पर बहुत ज़ोर दिया गया। यानी जो रिसालत में और जो तौहीद में यकीन रखता है, रिसालत मतलब रसूल अल्लाह, नबूवत में, नबी में, और तौहीद यानी अल्लाह, अल्लाह के नबी के सिवाय कोई नहीं है। अगर इसमें आपने यकीन रखा तो फिर मसावात में भी आप यकीन रखेंगे, यानी इक्वालिटी, कोई जात पात नहीं होगा। लेकिन भारत का जो मुसलमान है वो जो ये हिंदू वर्ण व्यवस्था थी ना, उसी तरह जाति में बटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये है कि जो पिछड़ा वर्ग था उससे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया, उससे करवाया गया। अब उन्होंने धर्म तो बदल दिया लेकिन काम नहीं बदला, और काम के आधार पर वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ मैं। भारत में अगर आप मोटा मोटी मुसलमानों को बांटना चाहेंगे तो 3 जातियाँ हैं, 3 जाति समूह में ये बटा हुआ है। पहला, ये आपने सुना होगा लेकिन आपको फिर इसके बारे में बता देती हूँ। पहला तो अशराफ। सो अशराफ यानी शरीफ लोगों का समूह, मतलब शरीफ लोग। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हो गया। तो अशराफ कौन हुए? अरबी शब्द है अशराफ, जैसा मैंने आपको बताया कि शरीफ का बहुवचन है। ये उन्हें कहा जाता है जो ख़ानदानी होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो संभ्रांत माने जाते हैं, इनके पास खूब पैसा होता है, खूब रसूखदार होते हैं। और ख़ासकर हिंदुस्तान में कौन लोग कहलाते हैं? जो अरब से आए हैं, जो ईरान से आए हैं, इराक से आए हैं, वो मुसलमान जो सैयद है, शेख है, मुग़ल है, मिर्ज़ा है, पठान है, ख़ान है, ये वो जातियाँ हैं जिन्हें अशराफ कहा जाता है। ये लोग जिन्होंने किसी ज़माने में भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। तो अफ्लुएंट क्लास। अब दूसरा कौन हुआ? अजलाफ। अजलाफ को तोड़िए आप, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जिल्फ, इसका मतलब ये उसका बहुवचन है। जिल्फ क्या हुआ? वो जो खाली है, पेनीलेस है, बगैर पैसे के, उसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं। तो अजलाफ वो जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, जिनके पास ज़िंदगी जीने के साधन कम हैं। और उनमें कौन हुए? तो गुजर, अंसारी, मंसूरी, घोसी, राइन, कुरैशी, जो बुनकर है, इदरीसी है, नाइक है, सलमानी है, लवी है, फ़कीर, सैफ़ी, ये जो जातियां हैं ये इस कैटेगरी में आ गई। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जो हिंदुओं में अति पिछड़े वर्ग के रूप में जानी जाती है, और अब इन लोगों ने इस्लाम अपना लिया है। तीसरा क्या हुआ? अर्जाल। ये अर्जाल जो है इसका अर्थ होता है बहुत तुच्छ, यानी पायदान में सबसे नीचा, सबसे नीचा।
अर्जाल में ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन तो कर लिया, लेकिन भाई जो काम करते थे वो काम उन्होंने जारी रखा। साफ़ सफाई का काम, इनमें वो दलित भी शामिल थे जो इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन चुके थे। आप कह सकते हैं कि अजलाफ और अर्जाल पिछड़े हुए मुसलमान हैं। अब ये जो अर्जाल है इसमें हवारी है, हलाल खोर है, रज़ाक है, इन मुसलमानों को सबसे निचली जातियों में गिना जाता है। तो अजलाफ और अर्जाल को सामूहिक रूप से आप पासमानदा भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब के सब, लेकिन सामूहिक रूप से आप उनको पासमानदा कह सकते हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनके पास सहूलत नहीं होती है, जो बहुत गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं, इन जातियों में आज भी अशराफ जो है ना वो रसूखदार है। मतलब ये जो 3 मैंने आपको जातीय समूह बताए हैं उसमें अशराफ द फर्स्ट वन, जिसे वाइज कहते हैं, नोबेल कहते हैं, ख़ानदानी कहते हैं, रसूखदार कहते हैं, वो आज भी टॉप मोस्ट लेवल पर है। और इसका प्रमाण मैं आपको दे देती हूँ। देश की आज़ादी के बाद से अब तक ये हमने पता लगाया 400 मुसलमान सांसद बने, इनमें से 340 सांसद अशराफ थे, यानी मुसलमानों के अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और मात्र 60 सांसद पासमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम समाज से आते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, हमने वक्फ बोर्ड खंगाले पेपर्स, उसमें से एक हमने रैंडम बिहार लिया। वक्फ बोर्ड में उदाहरण के तौर पर आप बिहार राज्य के वक्फ बोर्ड को समझ लो, 90% सदस्य वहां पर अशराफ है, और बिहार में ही पासमानदा कम्युनिटी एक बहुत बड़े लेवल पर है। सच्चर कमेटी की अगर बात करूं तो मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं कि ये फला जात का है, ये अंसारी है, तो अंसारी में ही हमारी बेटी ब्याही जाएगी। मुस्लिम इलाकों में इन्हीं जाति के आधार पर, मतलब मान लीजिए अगर ये अर्जाल है तो फिर अर्जाल को अशराफ की कॉलोनी में आप नहीं पाएंगे, अगर पाएंगे भी तो काम के सिलसिले में। वो अपनी बेटी वहाँ नहीं ब्याह सकता है, या उसकी बेटी इस घर में नहीं आ सकती है। बहुत भेदभाव, बहुत छुआछूत है, इतना छुआछूत है कि कॉलोनीज अलग अलग बनती हैं। आप कहते हैं गेटोज में मुसलमान रहते हैं, हाँ, पर उसमें भी बड़ा ये चलन है कि ये फला ज़ात है, ये फला ज़ात है, ये ख़ानदानी लोग हैं, नहीं ये तो छोटा काम करने वाले लोग हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी हुई होती है और कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ, और इन्हीं जाति के आधार पर मस्जिदें बनती है। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान होते हैं। आप गूगल पर जाइए और खंगालिए, मुस्लिम पिछड़ी जाति के किसी शख्स को उच्च जाति के कब्रिस्तान में दफना दिया गया, उखाड़ दिया गया है मुर्दे को कब्र से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अशराफ नहीं था, वो ऊंची जाति का नहीं था, वो खान नहीं था, वो पठान नहीं था, वो हलाल खोर था। हलाल खोर, हवारी, रज़ाक जैसी जो मुस्लिम जातियां हैं, इनको सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में आप दफना नहीं सकते हैं। वहाँ पर बाकायदा लिखे वार्निंग साइन लिखे हुए होते हैं। कई बार तो पुलिस को मामला सुलझाना पड़ता है। 2006 में सच्चर आयोग ने आधिकारिक रूप से कहा कि मुसलमानों में जातियां हैं और पासमानदा ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और मैं आपको ये मेरे पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और उसमें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो लिटरेसी लेवल आपको बताती हूँ। सो द लिटरेसी लेवल सेज, एक टेबल है, और इस टेबल में आप देखिए हिंदू ओबीसी इंडिया में कितनी है लिटरेसी के मामले में, 65.7, अर्बन में 80.8, और अगर आप रूरल में जाएंगे तो वो 61.7 है। जनरल जो मुस्लिम कैटेगरी है उसमें इंडिया की लिटरेसी परसेंटेज क्या है, 66, और अगर आप रूरल शहरी इलाकों में देखेंगे तो वो 75.6% है, और रूरल में ये है 61 पॉइंट। मतलब मुसलमान बड़े लेवल पर वैसे भी पिछड़ा हुआ है, और उसमें भी पिछड़ी जातियों की जो हालत है वो और भी दयनीय और भी ख़राब है। अब आप देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम ओबीसी है वो देखिए आप किस तरीके की हालत है। गांव में 57.8% है लिटरेसी लेवल, और
पूरे इंडिया का लिटरेसी लेवल क्या है? 67.3%। 67.3% इंडिया का लिटरेसी लेवल है। ये उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, 2006 की। और उसमें भी जो मुस्लिम ओबीसी है वो 57 पर खड़ा हुआ है। ओबीसी यानी पिछड़ी जो जातियां हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो ओबीसी हिंदू जातियों में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और कास्ट हैं, उसमें आता है 7.5 यानी 7.5, और जनरल कैटेगरी जो मुसलमानों की है वो है 7.7। लेकिन जो मुसलमान पिछड़ा हुआ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की दर है 9.2%। यानी बार बार जो विपक्ष ये कहता है कि जाति के आधार पर अब ज़रूरी हो जाता है कि पहचान हो जाए ताकि इनको सहूलत मिले, इनको तमाम तरीके के फैसिलिटीज़ मिले, तो मुसलमानों को वो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। आप तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ना है, तो अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ आप उन्हीं पिछड़ों की क्यों बात कर रहे हैं जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? मुसलमानों की क्यों नहीं बात हो रही है? क्या आप सिर्फ अशराफ की सुनेंगे, अजलाफ और अर्जाल की नहीं सुनेंगे, पसमानदा की नहीं सुनेंगे? उनकी हालत तो बहुत दयनीय है। मैंने पता लगाया कि ये जो एजुकेशन लेवल है उसमें मुस्लिम ओबीसी की हालत क्या है? दयनीय हालत है। इलिटरेट यानी अनपढ़ जो मुस्लिम ओबीसी है उसका परसेंट है 37.4, और जो हिंदू ओबीसी है वो है 33.4, ज़्यादा है 37.4 इलिटरेसी पिछड़े वर्ग में मुसलमानों के। और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर भेदभाव भी ज़्यादा है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी भी ज़्यादा है, नौकरियों की कमी भी यहाँ पर ज़्यादा है, समझ की कमी भी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इस पर बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक है, और उसमें भी जो ज़्यादा रसूख वाले लोग हैं आपको उन्हें खुश करना है ताकि वो इनके ऊपर प्रेशर बनाए और आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात बराबरी की है, इक्वालिटी की है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भेदभाव अगर हो रहा है और वो कहीं भी, किसी भी गली, किसी धर्म, किसी कौम, किसी ज़ात के साथ हो रहा है, तो फिर खुलकर उस पर बोलिए ना। इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए कि यहाँ मुसलमान पिछड़ा हुआ है, और उसमें भी बदतर हालत में जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों की यहाँ पर हिंदुस्तान में दयनीय स्थिति में है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज़मीन पर आपको तस्वीर दिख जाएगी और इन रिसर्च पेपर्स में आंकड़े दिख जाएंगे। इस दयनीय स्थिति को क्या वाकई विपक्ष जाहिर और उजागर कर पाएगा? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।